बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के आज के लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिटेल में देखना है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, और ये हम जावा हाउ टू प्रोग्राम 10th एडिशन में चैप्टर 11 के अंदर कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के चैप्टर को हम 3 हिस्सों में कवर करेंगे, और इन 3 लेक्चर्स के मुकम्मल तौर पे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो यहाँ पे दिए गए हुए हैं। फॉर इंस्टेंस हम सबसे पहले सीखेंगे टू basically we will learn what exceptions are and how they are handled. सबसे पहले हमने एरर एक्सेप्शन के दरमियान में डिफरेंस समझना है, और हमने ये देखना है कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है। उसके बाद विल लर्न व्हेन टू यूज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग को इस्तेमाल करने का सही वक्त कब होता है, और विल यूज़ ट्राई ब्लॉक टू delimit code in which the exceptions might occur। और इसके अलावा हमने इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ तो हमने ट्राई, थ्रो, कैच, फाइनली इन 4 कीवर्ड्स को देखना है, और हमने इनके जो अप्रोप्रिएट यूज़ को देखना है कि वो किस टाइम कैसे और क्यों किए जाते हैं। और बेसिकली ये 4 कीवर्ड ही मेनली जो है वो कीवर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। इसके अलावा विल अंडरस्टैंड दी एक्सेप्शन क्लास हायरार्की के एक्सेप्शन हैंडलिंग जो जिस तरह की एक्सेप्शंस आती हैं और उनके अगेंस्ट जो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लासेस बनी हुई हैं वो भी इनहेरिटेंस के पैराडाइम के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर इनहेरिटेड क्लासेस की फॉर्म में है, तो उसकी हायरार्की को भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड विल क्रिएट यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस एज वेल। हम खुद से भी एक्सेप्शंस को डिफाइन करेंगे, मगर आज के लेक्चर में नहीं, आने वाले फ्यूचर के लेक्चर्स में। तो सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन an indication of a problem that occurred during a program's execution. The name exception implies that the problem occur infrequently. With exception handling, a program can continue execution after dealing with a problem. So basically सबसे पहली बात यह है कि एक्सेप्शन और एरर में फ़र्क क्या है। जब आप किसी कोड को कंपाइल करते हैं और उसमें किसी किस्म का कोई सिंटैक्स में गलती होती है, तो कंपाइलेशन के टाइम पे आपको जो कोड के अंदर मौजूद सिंटैक्स एरर्स हैं उनको दिखा दिया जाता है। वेयर एज ऑन दी अदर एंड चांसेस ये होते हैं कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो प्रोग्राम के किसी भी वजह से, कई वजूहत हो सकती हैं जिनमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे और कई वजूहत हम आगे आने वाले 2 लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। उनके एबनॉर्मल और जो इनफ्रीक्वेंट बिहेवियर की वजह से प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि चांस ऑफ अकरेंस, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन। तो बेसिकली वो जो ऐसे सिनेरियोज जिनकी चांस ऑफ अकरेंस है उनके लिए उनको हम एक्सेप्शंस कहते हैं, और उनकी हैंडलिंग को, उनके कंट्रोल को, ताकि प्रोग्राम जो उनसे है एक्सेप्शन के आने पे इनअप्रोप्रिएटली बिहेव ना करे, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को इस्तेमाल करते हैं। विद एक्सेप्शन हैंडलिंग अ प्रोग्राम कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन rather than terminating after dealing with a problem। तो बेसिकली जब एक्सेप्शन यूजुअली आती है और उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया गया होता तो उसके रिज़ल्ट में जो है प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट कर जाता है। वेयर अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की होगी तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करेगा, आप उस एक्सेप्शन के आने पे प्रोग्राम के बिहेवियर को डिफ़ाइन करेंगे और प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा। अब एक इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई एक्सेप्शन की, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एक ऐसी एक्सेप्शन है जो कि अक्कर होती है जब अरे के जो नंबर ऑफ इंडेक्सेस हैं आप उससे बाहर उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस एक अरे के टोटल 4 इंडेक्सेस हैं 0 to 3, अगर आप उसके -1 इंडेक्स को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो तब भी अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, बिकॉज आप उसकी बाउंड्री से बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और वेयर एज अगर आप उसको उसके 4th इंडेक्स को यानी कि अरे सब 4 को, विच इज़ एक्चुअली द 5th इंडेक्स, उसको भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो तब भी अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो है वो अक्कर होगी। इसके अलावा क्लास कास्ट एक्सेप्शन जो सी है ये यूजुअली तब आती है जब आप पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं बिटवीन दोज 2 क्लासेस के जिनकी आपस में इनहेरिटेंस नहीं है।
तो ऑब्वियसली आप पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या है कि टाइप कास्टिंग ही हो रही होती है। अगर वो आपस में इनहेरिटेंस का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं रखती और आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर नहीं करा रहे, you're trying to, इवन दो कि इनहेरिटेंस है, you're trying to achieve at the other way around, तो तब भी क्लास कास्ट एक्सेप्शन जो सी है वो आ जाएगी। इसके बाद आती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आपने किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी आपका कोई रेफरेंस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा, वो उसकी करंट वैल्यू नल है, और अगर आप उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो तब भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। ओनली क्लासेस दैट एक्सटेंड थ्रोएबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन बी यूज्ड विद एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब जैसे यहाँ पे मौजूद थी ऊपर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो सी हैं, ये तमाम एक्सेप्शंस ऐसी एक्सेप्शंस हैं जिनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेरेंट क्लास जो है वो थ्रोएबल है, और ऐसी क्लासेस जिनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लासेस थ्रोएबल हो, बिकॉज जो एक्सेप्शन जो है वो ओरिजिनेट हो रही है थ्रोएबल से, यानी कि एक्सेप्ट जितनी भी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस हैं उनकी जो पेरेंट मोस्ट क्लास है वो थ्रोएबल है। तो अगर आपकी जो पेरेंट आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेरेंट क्लास जो है वो थ्रोएबल नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ एक समरी दी हुई है कि डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग्स अप्लाई की जा रही हैं और कौन कौन सी एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्लाई की गई हैं। ये कुछ उसकी समरी है, आप उसको एक नज़र देख सकते हैं। Exceptions are thrown, that is the exception occurs by a method detects a problem and is unable to handle it। बेसिकली आप थ्रोन एक्सेप्शंस जो है वो वहाँ पे थ्रो की जाती हैं, कंपाइलर जो है वो एक्सेप्शंस को वहाँ पे थ्रो करता है जहाँ पे मेथड को कोई प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट करता है और वो कंपाइलर अपने तौर पे जो है उसको हैंडल नहीं कर सकता। स्टैक ट्रेस is basically the information displayed when an exception occur and is not handled। So basically जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और कोई एक्सेप्शन अकर होती है, तो उस एक्सेप्शन की अकरेंस को अगर हैंडल नहीं किया गया तो आपकी आउटपुट जो स्क्रीन है वहाँ पे जो एक एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन अकरेंस की जो है वो एक पूरी पूरी स्टैक नज़र आएगी कि कहाँ से एक्सेप्शन जो है ओरिजिनेट हुई है और उसने कहाँ कहाँ पे फर्दर दूसरी एक्सेप्शंस को अक्कर करवाया है। ये जो स्टैक ट्रेस है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है उसके अंदर सबसे पहले जो है वो एक्सेप्शन जहाँ से अक्कर हुई है उसका नाम होता है, और फिर इसके अलावा उसकी जो एक प्रॉपर चेन है कि जहाँ से एक एक्सेप्शन अक्कर हुई है और उस एक्सेप्शन ने जो है वो जो आपकी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन कॉल थी, मेथड कॉल थी, उसके अंदर उसकी जो स्टैक थी उसके अंदर फिर किस तरह से मेथड्स को जो है वो पॉप करवाया, और हर एक जो एक स्टैक का इंडेक्स है वहाँ पे एक एक्सेप्शन जो है दूसरी एक्सेप्शन के अकरेंस का वजह बनी, और इसके अलावा जो सा है वहाँ पे क्लास का नाम जहाँ पे एक्सेप्शन अकर हुई होती है वो बताया होता है, और इसके अलावा लाइन नंबर कोड का बताया होता है कि किस लाइन ऑफ कोड के ऊपर जो है वो एक्सेप्शन अकर हुई है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू डिबग द प्रोग्राम। सो बेसिकली ये जो एक्सेप्शन अकरेंस की जो इंफॉर्मेशन स्टैक ट्रेस की जो अवेलेबल होती है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, ये आपको हेल्प करती है ये समझने में कि प्रोग्राम में जो एक्सेप्शन अकर हुई है वो कहाँ से हुई है और उसको किस तरह से कंट्रोल करना पॉसिबल है। जावा डज नॉट अलाउ डिवीजन बाय ज़ीरो इन इंटीजर अरिथमेटिक। आप जब भी दो इंटीजर वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर रहे हो और आप उसको डिवाइडेड बाय ज़ीरो करें, तो ये जो ऑपरेशन है ये जावा अलाउ नहीं करती, और इसके अंदर जो है वो इस सिनेरियो के अंदर आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन अक्कर हो जाती है। कीप इन माइंड कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वेरिएबल जो सी है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्लोट वेरिएबल हो आपके पास और आप डिवाइड बाय ज़ीरो करवाएं तो आपको एक्सेप्शन नहीं आएगी, बिकॉज आप जब डिवाइड कर रहे होंगे बाय ज़ीरो तो या तो इन्फिनिटी नेगेटिव, बेसिकली इन्फिनिटी जो है वो या तो टूवर्ड्स नेगेटिविटी होती है या फिर टूवर्ड पॉजिटिविटी होती है, यानी टूवर्ड नेगेटिव वैल्यू होती है फिर टूवर्ड पॉजिटिव वैल्यू होती है।
तो उसको डिफ़ाइन करने में फ्लोट पॉइंट वैल्यू के अंदर आसानी होती है विद प्रिसीजन। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में डिवाइड बाय ज़ीरो जो है इज़ अलाउड, वेयर एज अगर आप इंटीजर वैल्यू में करेंगे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी। यहाँ पे उसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। फॉर इंस्टेंस ये क्लास है डिवाइडेड बाय ज़ीरो नॉट एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो है इसके ऊपर एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्लाई नहीं की गई है, उन्होंने उसके नाम से बताया है। और उसके बाद इनके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, और ये उसको डिवाइड कर रहे हैं। और ये एक सिर्फ एक मेथड है इस क्लास के अंदर, और यहाँ पे इस क्लास का मेन मेथड मौजूद है जिसने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और यूज़र से दो इनपुट वैल्यूज़ ली और दोनों वैल्यूज़ को उसने पास कर दिया एज एन आर्गूमेंट इन कोटिएंट में, मेथड के अंदर। और इसका जो रिज़ल्ट है उसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे कि आपका न्यूमिनेटर ये था, डिनोमिनेटर ये था, और रिज़ल्ट आपका ये आया। अगर आप 10 जो है एज अ न्यूमिनेटर और 7 जो है डिनोमिनेटर के तौर पे करते हैं तो ये उसको उस फ्रैक्शनल वैल्यू को, इनकेस अगर वैल्यू फ्रैक्शनल भी आए तो उसको ये राउंड अप या राउंड डाउन करके जो है आपको डिस्प्ले कर देता है। वेयर एज अगर आप यहाँ पे ज़ीरो एंटर करेंगे तो इसने यहाँ पे एक्सेप्शन दे दी है, और अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल ना किया हो तो आपकी जो एक्सेप्शन हैंडलिंग की आउटपुट होती है, एक्सेप्शन अकरेंस की जो आउटपुट होती है वो कुछ इस तरह से नज़र आती है। या फिर आपने अगर यहाँ पे हेलो लिख दिया है, यहाँ पे अगर आपने ज़ीरो दिया तो वो कह रहा है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है बिकॉज 100 इज़ नॉट अलाउड टू बी डिवाइडेड बाय ज़ीरो। ठीक है, वेयर एज ऑन दी अदर एंड अगर आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर जो है हेलो दे दिया विच इज़ इनपुट मिसमैच, द प्रोग्राम वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग एन इंटीजर वैल्यू वेयर एज यू पुट अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ गई और ये उसकी आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रही है। वापस हम चलते हैं। जब आपने जब दो वैल्यूज़ पास की जिसमें से एक फॉर इंस्टेंस 100 थी और दूसरी ज़ीरो थी, तो ना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम था ना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम था, बिकॉज दोनों एक वैलिड इंटीजर वैल्यूज़ हैं और वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में स्टोर हो गई हैं। आपने यहाँ पे इस मेथड के अंदर एज एन आर्गूमेंट जो है 100 और 0 को पास किया, लेकिन जब यहाँ पे ये जो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हुई लाइन 10 के ऊपर, और यहाँ से जैसे ही एक्सेप्शन अकर हुई तो प्रोग्राम ने फर्दर लाइन ऑफ कोड को नहीं देखा, दो कि ये दैट वाज द ओनली लाइन इन दिस फंक्शन। लेकिन अगर होती भी तो प्रोग्राम ने जिस लाइन ऑफ कोड के ऊपर एक्सेप्शन अकर हुई है, जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक्सेप्शन अकर हुई है, उससे फर्दर नहीं देखना था, और इसने इस मेथड कॉल को टर्मिनेट कर दिया और कंट्रोल वापस आ गया इस मेथड के ऊपर। यानी कि लाइन 10 के ऊपर एक्सेप्शन अकर हुई और वापस कंट्रोल आया लाइन 22 के ऊपर। और अगर हम देखें तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हुई है विच इज़ कॉज्ड बाय डिवाइडेड बाय ज़ीरो एट डिवाइड बाय ज़ीरो नो एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट कोटिएंट मेथड के अंदर, ठीक है, एट लाइन 10। और यहाँ से एक्सेप्शन अकर होने के बाद कंट्रोल डायरेक्ट वापस जो है वो आया है लाइन 22 के ऊपर जहाँ पे उस मेथड को कॉल किया गया हुआ था। तो इसने यहाँ पे बताया है कि ये इसका ओरिजिन है और यहाँ तक इसकी वजह से हमने प्रोग्राम को यहाँ पे ला के टर्मिनेट कर दिया इसकी एक्सेप्शन को। वेयर एज ऑन दी अदर एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे इसने हेलो एंटर किया तो ये जो एक्सेप्शन आई वो इस लाइन 20 के ऊपर आई। ठीक है, यहाँ पे आपने देखें तो ये डिवाइड बाय ज़ीरो 10 के ऊपर आई थी और 22 के ऊपर जो है वो मेथड कॉल किया गया हुआ था ये वाला। लेकिन यहाँ पे जो है आपकी जो एक्सेप्शन आई है वो लाइन 20 के ऊपर आई है और वो कह रहा है कि जी आपने एक गलत इनपुट एंटर की है जिसकी वजह से इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आई है। सो द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैक ट्रेस started the call chain. Each line contains the class name and method followed by the file name and line number. The top row of the call chain indicates the through point, the initial point at which the exception occurred. So basically उसने कहा कि यहाँ पे आके एक्सेप्शन एंड होती है और यहाँ से वो बताता है कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई है प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे इसने बताया था कि ये लाइन 10 के ओरिजिनेट हुई थी और यहाँ पे आके ये एंड हुई है, और शुरू में इसने बता दिया ये लाइन नंबर बता दिया इसने, ये इसने क्लास का नाम बता दिया और फाइल का नाम भी ऑब्वियसली जो है वो सेम है इस सिनेरियो के अंदर। और उसके बाद उसने जो है बताया कि ये सॉरी इसके ऊपर ये भी बताया हुआ है कि एक्सेप्शन कौन सी थी। तो बेसिकली वही बात जो भी मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको अभी और इससे पहले भी इस स्लाइड पे आने से पहले बताई थी वही यहाँ पे टेक्सचुअली एक्सप्लेन की गई हुई है। Prior examples that input numeric values assumed that the user would input a proper integer value.
इससे पहले जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते थे तो हम एज एन इनपुट जो है वो एक प्रॉपर वैल्यू जो है उसको एंटर करते थे, हम किसी भी किस्म की गार्बेज वैल्यू एंटर नहीं करते थे। तो इस वजह से कभी एक्सेप्शन नहीं आई, मगर यहाँ पे हम सिंस एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं और हम इसको समझना चाह रहे हैं, तो हमने जान के एक ऐसी इनपुट दे रहे हैं जो कि जिसके इनपुट होने की एक्सेप्शंस हैं, जिसकी चांसेस ऑफ अकरेंस हैं। तो हम उसको अगर इस तरह की कोई सिनेरियो होता है तो फिर हम उसको किस तरह से जो है वो हैंडल करेंगे। यूजर समटाइम्स मेक मिस्टेक्स एंड इनपुट नॉन इंटीजर वैल्यू, जैसे कि अभी हमने दिखाया। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर व्हेन स्कैनर method next end receives a string that does not represent a valid integer, जैसे कि उसने जीरो के बजाय प्रीवियस एग्जीक्यूशन में जीरो एंटर किया था और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में उसने हेलो एंटर किया, तो इस लाइन के ऊपर, लाइन 20 के ऊपर जो हमने अभी कोड देखा था, एक्सेप्शन आ गई थी। The application in figure 11.2 uses exception handling, अभी जो आगे एग्जांपल आएगी, handling to process any arithmetic exception and input mismatch exception arise if the user makes a mistake, the program catches and handle the exception, in this case allowing the user to try to enter the input again। तो बेसिकली अभी जो आने वाली एग्जांपल है उसके अंदर वो दिखाएगा हमें कि किस तरह से उसने अरिथमेटिक और इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है, और अगर इस तरह की एक्सेप्शन आती है तो कैसे यूज़र को दोबारा कहा जाता है कि आप दोबारा से वैलिड इनपुट जो है उसको एंटर करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस मेथड के अंदर जिस पर्टिकुलर या जिस मल्टीपल किसी एक ख़ास या मल्टीपल एक्सेप्शन आने के चांसेस हों, आप उस मेथड के बाद जो है वो थ्रोज लिख के, उसकी कर्ली ब्रेस से पहले थ्रोज लिख के वहाँ पे वो तमाम एक्सेप्शंस लिख देते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन कॉमा फॉर इंस्टेंस इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, या फिर कोई और भी एक्सेप्शन जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो एक सिग्नेचर है ये डेवलपर को समझने में मदद देता है कि अगर आप इस मेथड को कॉल कर रहे हैं तो इस तरह की एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, और आप जहाँ पे कॉल कर रहे हैं काइंडली वहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल कर लें। तो ये बेसिकली इसका पर्पस है। इसके अलावा यहाँ पे देखें, इसने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को इंपोर्ट कर लिया यूटिल जावा डॉट यूटिल के अंदर से, और इसके बाद इसने ट्राई ब्लॉक लिखा जैसे कि हमने शुरू में बताया था, ट्राई, और इसने कैच ब्लॉक लिखा। बेसिकली आपको जहाँ पे लगता है कि एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, आप उन लाइंस को जो है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, और ट्राई ब्लॉक जो है वो इस तरह से विद कीवर्ड ट्राई कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड एंड, और उसके बाद फॉलोड बाय कैच ब्लॉक एंड, और या फिर आप ट्राई के बाद कैच और कैच के साथ फाइनली लिख सकते हैं, या फिर आप ट्राई के बाद अगर कैच नहीं लिखते तो एटलीस्ट फाइनली लाजमी लिखना आपको पड़ेगा। और अगर आप ट्राई के बाद सिर्फ कैच भी लिख देते हैं तो भी ठीक है, बट ट्राई ब्लॉक कभी भी अकेला नहीं हो सकता। ट्राई के बाद कैच का आना लाजमी है, या फिर ट्राई के बाद फाइनली का आना लाजमी है, या फिर आप ट्राई के बाद कैच और कैच के बाद फाइनली लिख सकते हैं। ट्राई के बाद कैच और फाइनली का क्या मकसद है, इसके बारे में भी हम इस लेक्चर के कुछ आखिरी हिस्से में और मजीद आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली ये इसका तरीक़ाकार होता है, लेकिन कभी भी ट्राई ब्लॉक जो है वो अकेला नहीं लिखा जाता। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लिखे जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर इस ट्राई ब्लॉक में से मल्टीपल जो है वो एक्सेप्शन आने की चांसेस हैं, तो आप जिस तरह से यहाँ पे ये कैच ब्लॉक लिखा है, इस तरह से आप एक और कैच ब्लॉक इसके नीचे लिख सकते हैं। ऑलराइट, इसको हम एक दफ़ा देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस इसने क्या किया कि मैं इससे पहले आपको एक चीज़ और हाईलाइट कर दूं कि इसने ट्राई और कैच ब्लॉक के बाहर इसने डू वाइल लूप लगाया हुआ है, और ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इनपुट मैच मिसमैच एक्सेप्शन के साथ अगर आप एक और एक्सेप्शन लगाना चाहते हैं तो ये इसने देखें अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी यहाँ पे एक ऐड की हुई है, और इसके बाद अगर आप चाहें तो फाइनली ब्लॉक भी लगा सकते हैं। फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज ऑप्शनल प्रोवाइडेड अ कैच ब्लॉक इज देयर बिफोर इट। अच्छा, आपने ये देखा कि ये ट्राई कैच जो ब्लॉक है ये इसने लिखा हुआ है इस डू वाइल लूप के अंदर, और कॉन्टिन्यू लूप जो सा है उसकी बेस के ऊपर वो लूप की एग्जीक्यूशन हो रही है, और शुरू में इसने कॉन्टिन्यू लूप को ट्रू किया हुआ है। और कॉन्टिन्यू लूप फॉल्स कब होता है, जब ट्राई ब्लॉक की तमाम एग्जीक्यूशन जो है वो मुकम्मल सही तरीके से चल जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि दो इनपुट यूज़र से एंटर की गई और उसको ये इस मेथड के अंदर एज एन आर्गूमेंट पास कर दी गई। बिल्कुल वही एग्जांपल जो हमने भी प्रीवियसली देखी, मगर इस बार एक्सेप्शन हैंडलिंग इंप्लीमेंट की गई हुई है।
और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ रिजल्ट को प्रिंट कर दिया जाता है। और अगर जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की वो यहाँ से लेके यहाँ तक मुकम्मल तरीके से सही तरीके से चल जाए तो वो कॉन्टिन्यू लूप को फॉल्स कर देता है। इसका मतलब ये है कि अब जब वो आके वाइल को चेक करेगा तो क्योंकि आपका जो ट्राई ब्लॉक है मुकम्मल चल चुका है तो उसको दोबारा चलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा। और अगर फॉर इंस्टेंस आपने यहाँ पे ज़ीरो एंटर किया है और ये मेथड कॉल हो गया है, तो जो एक्सेप्शन है वो इस लाइन के ऊपर, लाइन 12 के ऊपर अकर होगी, जो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगी। और उसके बाद जो स्टैक प्रोड्यूस होगी एक्सेप्शन हैंडलिंग की, वो वापस इसको यहाँ इस लाइन ऑफ कोड के ऊपर ले आएगी। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन के बाद वाली लाइनें कभी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूट नहीं होती, जो कि ट्राई ब्लॉक के अंदर होती हैं। अगर तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई भी है तो अगर जिस लाइन पे एक्सेप्शन आती है उसके बाद वाली लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती, जो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखी होती हैं, और डायरेक्टली एग्जीक्यूशन का कंट्रोल जो है वो ट्राई ब्लॉक के बाद जो भी आने वाली लाइन है उसके ऊपर चला जाता है, या वो फाइनली है या फिर वो कैश है या दोनों में से एक है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल चला जाता है। तो बेसिकली ये इस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो वर्क करती है। और अगर एक्सेप्शन नहीं आती तो ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो मुकम्मल यहाँ तक लाइन 32 तक चलेगी और कॉन्टिन्यू लूप को फॉल्स कर देगी। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई थी तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टिन्यू लूप की वैल्यू फॉल्स नहीं हो सकी, इट इज़ स्टिल ट्रू। तो यहाँ से एक्सेप्शन आने के बाद ट्राई ब्लॉक जो है वो टर्मिनेट हुआ और कैश ब्लॉक जो है वो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन का ये मैसेज जो है प्रिंट होगा। और उसके बाद यहाँ पे लूप चेक होगा और लूप जो है स्टिल ट्रू होगा, तो ये दोबारा से एग्जीक्यूशन को यहाँ पे ले आएगा। इसका मतलब ये है कि जब तक यूज़र सही वैल्यूज़ एंटर नहीं करेगा और ट्राई ब्लॉक मुकम्मल तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्सेप्शंस जो है वो कॉल होती रहेंगी, एक्सेप्शन कैच होती रहेंगी, और उसकी कैच की जो बॉडी है उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन की, वो अपना पर्टिकुलर मैसेज प्रिंट करने के बाद दोबारा से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को वहाँ पे ले आएगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि प्रोग्राम एक्सेप्शन की अक्रेंस पे प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह जहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की गई थी, प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा, बल्कि आप उसको अपनी जो है वो सोच के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसको एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और दोबारा से यूज़र को कह रहे हैं कि सिंस आपने वैल्यूज़ इनवैलिड एंटर की थी, काइंडली दोबारा एग्जीक्यूशन वैल्यूज़ को एंटर करें ताकि एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे इन्होंने ये इसकी जो है आउटपुट दिखाई हुई है कि फॉर इंस्टेंस ये नॉर्मल सिनेरियो है जहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं कैच हुई, ना कोई ना कैच हुई। यहाँ पे इसने कहा कि जी ये जो है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो चली है, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर जो इसने खुद से ये मैसेज वगैरह दिए हुए थे वो प्रिंट हो रहे हैं, ना कि प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह जो है वो स्टैक ट्रेस प्रिंट हो रहा है। और उसने यहाँ पे लिखा कि जी आपने डिवाइड बाय ज़ीरो किया था इसलिए एक्सेप्शन अकर हुई है, काइंडली दोबारा करें। और क्योंकि लूप की वैल्यू स्टिल ट्रू थी तो उसने दोबारा से एग्जीक्यूशन को यहाँ शुरू से चलाया और दोबारा यूजर से वैल्यूज ली अनटिल अनलेस कि उसने वैलिड वैल्यूज एंटर नहीं की। सेम गोज विद इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। अब यह यहाँ पे जो है उस कोड को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसको मैं टेक्सचुअल जो है वो फॉर्म में इसके सारे ब्लॉक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसको मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आई रीड इट आउट, और अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा, अदरवाइज आई skip the detail since I already explained them earlier in the program. So try block encloses code that might throw an exception. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपको लगे कि कहीं exception आने के chances हैं तो उसको आप try block के अंदर लिखें। Code that should not execute if an exception occur, कि अगर exception occur, जिस point पे exception occur हो जाए उसके बाद वाला प्रोग्राम का हिस्सा ना चले, तो आप उस पूरे हिस्से को जो है वो try block के अंदर लिखते हैं। Try block encloses consists of keyword try followed by a block of code enclosed in curly braces. तो बेसिकली ट्राई का कीवर्ड और उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस की स्टार्टिंग और एंडिंग करते हैं और उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन कोड जो है उसको लिखते हैं। कैच ब्लॉक जो सा है ऑल्सो कॉल्ड कैच क्लोजर और एक्सेप्शन हैंडलर, कैचेज और हैंडल्स एन एक्सेप्शन, begins with the catch keyword followed by the exception parameter in the parentheses and
अ ब्लॉक ऑफ कोड इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। मैं आपको आई गेस यहाँ पे आगे भी एग्जांपल है, ये देखें कि कैच का कीवर्ड और उसके बाद उस पर्टिकुलर टाइप की एक्सेप्शन जो कि आप यहाँ पे कैच करना चाह रहे हैं, उस क्लास का नाम और उसका रेफरेंस वेरिएबल, और अगर ये एक्सेप्शन अगर हुई तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके अंदर यहाँ से आने वाली एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। ऑलराइट, बैक टू द एक्सप्लेनेशन। तो ये इसने ये बात जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, सॉरी ओके ओके सो मैंने यहाँ पे आपको ये ट्राई ब्लॉक जो एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद यहाँ पे कैच ब्लॉक भी मैंने आपको बता दिया। एटलीस्ट वन कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक मस्ट इमीडिएटली फॉलो द ट्राई ब्लॉक। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ट्राई ब्लॉक के बाद एटलीस्ट एक कैच ब्लॉक या फाइनली ब्लॉक का आना लाजमी है। आप ट्राई के बाद कई कैच ब्लॉक लिख सकते हैं जो कि रेलिवेंट है विद रिस्पेक्ट टू दी ट्राई ब्लॉक में मौजूद कोड की इम्प्लीमेंटेशन के साथ, और कैच के बाद आप फाइनली भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन अकर होती है तो ट्राई ब्लॉक के बाद में आने वाली कैच के अंदर वो एग्जैक्ट जो एक्सेप्शन है उस उसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, या फिर अगर वो एग्जैक्ट कैच नहीं है तो उसकी पेरेंट जो एक्सेप्शन होगी वो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी ड्यू टू द फैक्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर आपके पास कोई रेलिवेंट या उसकी पेरेंट एक्सेप्शन मौजूद नहीं है तो एक्सेप्शन जो है वो हैंडल नहीं हो पाएगी और उसका बिहेवियर वैसे ही एबनॉर्मल होगा जैसे कि प्रीवियस आने वाले कोड के अंदर था। एक बात, और दूसरी बात ये कि अगर ट्राई ब्लॉक चलता है और किसी किस्म की एक्सेप्शन नहीं अकर होती तब भी, और अगर कोई एक्सेप्शन अकर हो जाती तब भी फाइनली ब्लॉक जो है वो लाजमी चलता है। तो बेसिकली फाइनली ब्लॉक के अंदर आप ऐसा लाइन ऑफ कोड लिखते हैं जो कि एक्सेप्शन आए या ना आए लेकिन उसका चलना जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। आप उस तरह की जो फंक्शनैलिटी है उसको फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। द एक्सेप्शन पैरामीटर इंडिकेट आइडेंटिफाइज द एक्सेप्शन टाइप द हैंडलर कैन प्रोसेस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन का रेफरेंस वेरिएबल और उसका ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है उसके अंदर आके स्टोर होता है अगर एक्सेप्शन कॉल हो जाए तो। व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स in a try block, the catch block that executes is the first one whose type matches the type of the execution that occur। यही मैंने आपको बात बताई कि जब ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन अकर होती है तो कैच में से अगर एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर टाइप की एक्सेप्शन का कैच लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज उसका पेरेंट जो कैच है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यूज द सिस्टम डॉट एरर ऑब्जेक्ट टू आउटपुट एरर मैसेजेस। अगर आपने एरर मैसेजेस प्रिंट करने हैं तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के बजाय सिस्टम डॉट एरर जो है उसको इस्तेमाल करें, दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। अच्छा, इसके अलावा जावा SE7 के अंदर जो है आपके पास मल्टीपल कैच लिखने की भी ऑप्शन आ गई है। मैं इससे पहले आपको दिखा दूं कि फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस ट्राई के अंदर मल्टीपल कैच की ऑप्शन के चांसेस हैं, सॉरी, तो आप यहाँ पे एक कैच लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से एक और कैच लिखते हैं, और फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन है तो वहाँ पे आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है उसके लिए लिखेंगे। लेकिन ये यहाँ पे जावा SE7 के अंदर आपके पास जो है वो एक मल्टी कैच की ऑप्शन आ गई। अगर आपको लगता है कि if the bodies of the several catch blocks are identical, you can use the multi-catch feature to catch those exceptions types in a single catch handler and perform the same task। For instance, अगर आपको लगता है कि सेम टाइप की जो है वो एक्सेप्शन आएंगी तो आपने उन तमाम एक्सेप्शंस के नाम जो क्लास के नाम हैं वो आपने इस तरह से टाइप 1 की जगह पे लिखने हैं, टाइप 2 और टाइप 3 की जगह लिखने हैं, और इसको आपने सेपरेट करना है विद दिस और ऑपरेटर, और एंड पे आपने उसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम रखना है। इस कैच के चलते हुए जो है वो अगर इनमें से कोई भी जो रेलिवेंट एक्सेप्शन अकर होगी तो उस रेफरेंस उस क्लास टाइप का उस एक्सेप्शन
क्लास टाइप का जो है वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनेगा और वो रेफरेंस जो है वो इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ईच एक्सेप्शन टाइप इज सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट बाय द वर्टिकल बार, जो कि और ऑपरेटर भी हम जिसको कहते हैं। द प्रीसीडिंग लाइन ऑफ कोड इंडिकेट्स दैट एनी ऑफ टाइप कैन बी कॉट इन द एक्सेप्शन हैंडलर, कि इस कैच के अंदर जो है इनमें से कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो वो कैच हो जाएगी। एनी नंबर ऑफ थ्रोएबल टाइप्स कैन बी सिंप्लीफाइड इन द मल्टी कैच। तो यही वही बात है कि जो है आप कोड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये मल्टी कैच के थ्रू, रादर कि आपको बहुत सारे कैच जो हैं वो लिखने पड़े। अनकैच्ड एक्सेप्शन, वन फॉर विच देयर आर नो मैचिंग कैच ब्लॉक। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की भी है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मगर आपने ऐसी एक्सेप्शन जो कि अक्कर हुई है आपने उसको कैच नहीं किया हुआ, तो ये अनकैच्ड एक्सेप्शन है और ये बिल्कुल वैसी बिहेव करेगी जैसे कि प्रीवियसली जो एग्जांपल हमने रन करके देखी, जिसकी आउटपुट हमने यहाँ पे इस पीपीटी के अंदर देखी थी, जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हुई थी। रिकॉल दैट प्रीवियस अनकॉट एक्सेप्शन कॉज्ड इन द एप्लीकेशन टू टर्मिनेट अर्ली, जो मैंने अभी आपको कोट की प्रीवियस एग्जांपल। जावा यूजेस अ मल्टी थ्रेड मॉडल ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इस वाले से मैं आपको बता दूं, फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जिसके अंदर एक सिंगल थ्रेड ही चल रहा है, प्रोग्राम में एक सिंगल प्रोसेस चल रहा है, तो अगर वहाँ पे एक्सेप्शन आती है तो आपका प्रोग्राम जो है वो, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हुई हुई तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा एक्सेप्शन थ्रो करके, या फिर अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है तो वो अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। लेकिन इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम, अगर किसी एक थ्रेड के अंदर एक्सेप्शन आती है तो सिर्फ और सिर्फ वही थ्रेड टर्मिनेट होगा, पूरा पूरा प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। if an exception occurs in a try block, the try block terminates immediately and program control transfers to the first match catch block। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग वाली प्रोग्राम की एग्जांपल देखी थी, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो लास्ट जो लाइन थी जो कि बुलियन वेरिएबल को ट्रू से फॉल्स कर रही थी, वो या फिर उससे ऊपर आने वाली लाइंस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जैसे ही जिस लाइन के ऊपर एक्सेप्शन अकर हुई वहां से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एक तरह से उसकी जो एग्जीक्यूशन ट्राई ब्लॉक की है वो टर्मिनेट हो जाएगी और वो कैच रेलिवेंट कैच ब्लॉक की तरफ चली जाएगी, उसकी एग्जीक्यूशन का कंट्रोल। आफ्टर द एक्सेप्शन इज हैंडल्ड, कंट्रोल रिज्यूम्स आफ्टर द लास्ट कैच ब्लॉक। फॉर इंस्टेंस आपने 5 से 6 कैच ब्लॉक लिखे हुए थे और नंबर 3 जो कैच ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हुआ है, तो वो एग्जीक्यूट होने के बाद बाकी के तमाम कैच ब्लॉक जो से हैं वो बाईपास हो जाएंगे और उस कैच ब्लॉक के बाद जो भी लाइन नेक्स्ट आएगी वो एग्जीक्यूट होगी। दैट कुड बी फाइनली, या फिर आपके आगे आने वाले प्रोग्राम की मल्टीपल ऑपरेशन जो से हैं वो परफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। ये कि इन्होंने यहाँ पे दोबारा से एग्जांपल उसी प्रोग्राम की दिखाई है हमें, और उसके बाद ही कह रहे हैं कि इफ़ नो एक्सेप्शंस आर थ्रोन इन ट्राई ब्लॉक द कैच ब्लॉक्स आर स्किप्ड एंड कंट्रोल कंटिन्यूज टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द कैच ब्लॉक। जैसे कि आपने देखा था कि ट्राई ब्लॉक, अभी मैंने प्रीवियसली एग्जांपल में स्लाइड में कोट किया, जैसे ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन अकर हुई है, ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन अकर हुई है तो फॉर इंस्टेंस अगर नंबर 3 कैच ब्लॉक चला है और उसके बाद आगे 3 मजीद कैच हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और लास्ट कैच के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी। उसी तरह से यहाँ पे अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन नहीं अकर हुई तो तमाम के तमाम कैच ब्लॉक जो है वो बाईपास हो जाएंगे और आखिरी कैच की के जो क्लोजिंग पेरेंथेसिस है, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद जो भी लाइन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। दैट कुड बी फाइनली अगर आपने लिखा हुआ है तो, और अगर फाइनली नहीं है तो उसके अलावा अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट होगा। When a try block terminates, local variables, हाँ ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब ट्राई ब्लॉक जो है वो टर्मिनेट हो जाता है किसी भी वजह से, या तो एक्सेप्शन आ जाए या ट्राई ब्लॉक पूरा पूरा चल चुका हो, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर मौजूद जो आपने लोकल वेरिएबल बनाए होते हैं उसका भी स्कोप जो है वो एंड हो चुका होता है और आप उसको ट्राई ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। सेम गोज विद द कैच ब्लॉक। अगर एक एक्सेप्शन आई है और कैच ब्लॉक के अंदर आपने कोई रेफरेंस वेरिएबल के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर किया या कोई भी लोकल वेरिएबल, किसी भी किस्म का लोकल वेरिएबल है, तो उस कैच ब्लॉक के बाहर जाते ही उसका जो है स्कोप एंड हो जाएगा, उसकी लाइफ जो है वो एंड हो जाएगी। थ्रोज क्लॉज, वो जो मेथड के बाद थ्रोज लिख के आप जो है मल्टीपल एक्सेप्शंस जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि इस मेथड के अंदर इन एक्सेप्शंस के आने के चांसेस हैं। अगर कोई प्रोग्रामर इस फंक्शन की को कॉल करना चाहता है तो जहाँ पे वो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, मेथड को कॉल कर रहा है,
तो वहाँ पे वो इस तरह की एक्सेप्शंस को हैंडल करे, बिकॉज इस मेथड के अंदर इस तरह की एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। तो थ्रोज क्लॉज का मकसद यही होता है कि जो भी उस मेथड को कॉल करे उसको ये पता हो कि इस मेथड को कॉल करने से इस तरह की एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, और अगर आप इसको कॉल कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखें और अकॉर्डिंगली इन एक्सेप्शंस को हैंडल कर लें। When a method throws an exception, the method terminates and does not return a value. Obviously अगर एक मेथड को कॉल किया गया है और समवेयर बिटवीन अगर उसके अंदर एक्सेप्शन आ गई है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही जिस लाइन के ऊपर एक्सेप्शन आती है तो वहाँ से प्रोग्राम की जो कंट्रोल है वो टर्मिनेट हो जाता है, और वो स्टैक के ऊपर देखते हैं अगर वो किसी मेथड के अंदर आया तो वो मेथड पॉप होगा, और फिर जहाँ से मेथड कॉल किया होगा कंट्रोल वहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह से एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट होती चली जाएगी और आपकी स्टैक जो है वो पॉप होती चली जाएगी। तो मैं बैक टू द मेथड मैं बात करूंगा। अगर आपने मेथड की फर्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, फॉर इंस्टेंस डिवीजन ऑपरेशन लिखा हुआ है, और आपने सेकंड लाइन के ऊपर रिटर्न स्टेटमेंट लिखी हुई है, और अगर डिवीजन ऑपरेशन के अंदर जो है एक्सेप्शन आ जाती है तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो नहीं चलेगी। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज डिजाइंड टू प्रोसेस सिंक्रोनस एरर्स। ये नीचे दिए गए हुए तमाम जो एरर्स हैं ये सिंक्रोनस हैं, और इनको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मौजूद है। वेयर एज एसिंक्रोनस इवेंट्स जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं इनकी जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो केटर नहीं करती। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू विल बी हैविंग एनी questions or ambiguities, I would love to answer them in the QA session. Kindly इस content के corresponding जो बुक की डिटेल्स हैं उनको डिटेल में पढ़ें और काइंडली उसको समझने की कोशिश करें और इन एग्जांपल्स को रन करें, और मज़ीद इस नॉलेज की बेस के ऊपर जो है वो आप एक्सपेरिमेंट्स करें प्रोग्राम बनाते हुए। और अगर कुछ भी आपको नया बिहेवियर आपके प्रोग्राम का नज़र आता है तो काइंडली वो मेरे से शेयर करें। विल try to figure out its logical explanation which will help us to understand the concept in more detail. Thank you very much. Allah Hafiz.